हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2023 में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है कॉमर्स का, और कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है ईटीपी। तो जो बच्चे ईटीपी लिए हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो 2023 के लिए मॉडल पेपर इशू किया था 22-23 के लिए, उस सब्जेक्ट का पूरा आंसर ऑब्जेक्टिव कब करके दे रहे हैं आपको। और देखिए कि क्या कितने क्वेश्चंस है। तो इसको पहले इसके इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 2023 में 22-23 सेशन में मॉडल पेपर जारी हुआ था क्लास 12 के लिए। सब्जेक्ट जीटीपी है। टाइम है आपको 1.5 घंटा इसमें मिलेगा। 1.5 घंटा के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। फुल मार्क्स 35 है। सामान्य निर्देश क्या होगा कि टोटल प्रश्न 35 रहेंगे, यानी 35 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 नंबर आ गया। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य, ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि एग्जामिनेशन दे ही रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के में 4 विकल्प होंगे जिसमें से 1 विकल्प आपको चुनना है और गलत उत्तर के लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। ये ईटीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है। और ईटीपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो, अगर आप इसको कर लेते हैं 40 क्वेश्चन, और इसके साथ कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको 3 सेट और करवाएगा, तो 1 सेट ये और 3 सेट ये, 4 सेट अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव में तो अच्छी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव में श्योर इधर से क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से तैयार कर लो 4 सेट, और 4 सेट में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी तैयारी 4 सेट अगर अच्छे से कर लेते हैं तो 1 सेट में 35 क्वेश्चन है, तो 4 सेट में 140 क्वेश्चन होगा। तो 140 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इससे बाहर कोई जाएगा नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोलता है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग एंड अपॉर्चुनिटी? किसी अवसर को बोध करने का, यानी सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी का कौन सा इसमें तत्व नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसी अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए हमको ये तीनों चाहिए। एबिलिटी टू परसीव भी चाहिए, इंसाइट इनटू द चेंज चाहिए, और इनोवेशन क्वालिटी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ दीज सही होगा इसमें, कि हमको तीनों चीज़ चाहिए। यानी किसी अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए, किसी अवसर को बोध करने के लिए हमको तीनों गुण चाहिए। समझ करने की क्षमता शक्ति भी होना चाहिए किसी व्यक्ति में, परिवर्तन पर नज़र भी रखना चाहिए, और एक इंटरप्रेन्योर्स को नव परिवर्तनीय गुण भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो। इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक नए सोच का बिजनेसमैन, जिसके अंदर नया सोच है, कुछ नया आइडियाज़ है, रिस्क ले सकता है, नॉलेजेबल है, मार्केट को अंडरस्टैंड करता है। ये सारे गुण अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, और वो बिजनेस, देखिए बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर्स में थोड़ा अंतर है। बिजनेसमैन पुराने सोच का होता है और इंटरप्रेन्योर्स नया सोच का होता है। दोनों का पर्पस प्रॉफिट ही होता है। दोनों चाहता है प्रॉफिट कमाए, बिजनेसमैन हो चाहे इंटरप्रेन्योर्स हो। लेकिन इंटरप्रेन्योर्स क्या करता है? अपने बिजनेस को ग्रो करने के पीछे ध्यान देता है, और बिजनेसमैन ग्रो करने के पीछे ध्यान नहीं देता है। वो एक दुकान चला रहा है तो चला रहा है, वो जानता है कि ज़िंदगी भर हमको दुकानें चला रहा है। एक दुकान से दूसरा दुकान कभी करने का सोचता ही नहीं। वो बिजनेसमैन को जो दे दीजिए वही धंधे में वो रहेगा। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचेगा तो 2 दुकान, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर्स होता है वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है, उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहता है, मार्केट कैप्चरिंग बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा मार्केट बढ़े, हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े और हमारा बिजनेस बढ़े। दिन रात वो काम करता है, इसके लिए, ग्रोथ के लिए काम करता है। सेकेंड बोलता है कि एनपीवी मेथड रिलेट्स विथ। एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये किससे रिलेटेड है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कब निकलता है? तो जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते थे, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते समय आपको, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालते समय एनपीवी का जरूरत पड़ता था। तो बोलता है एनपीवी किससे रिलेटेड है? तो एनपीवी टाइम वैल्यू से नहीं, एनपीवी रिलेटेड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। यानी एनपीवी रिलेटेड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये हुआ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कोई व्यक्ति 2010 में 1 लाख रुपया लगाता है, और 2016 में कोई कंपनी उसको, मान लो सहारा इंडिया है, बोला 10 में लगाओ 1 लाख, 16 में हम उसको 1 लाख मान लो 30,000 देते हैं। 6 साल में 30,000 का फ़ायदा दे दिया। 2010 में 1 लाख आप दीजिएगा, और 2016 में आपको कोई कंपनी बोलती है कि हम 1,30,000 आपको दे देंगे। बहुत लोगों को दिख रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का। लेकिन जो बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जानते हैं, समय के साथ मुद्रा का मूल्य बदलता है। सोचिए कि जो पैसा 2016 में, पैसा का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, समय जैसे जैसे बीतता है पैसे का वैल्यू कम होता है, गिरता है। तो भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अनुसार देखें कि जो पैसा 2016 में हमको 1,30,000 दे रहा है, उस पैसे का मूल्य अगर हम 2010 में निकालेंगे तो 2010 के हिसाब से उसका मूल्य कम होगा कि ज़्यादा होगा?
पहले बताइए 1990 में किसी के पास 10,000 होता था तो रईस समझता था अपने आप को। 1990 में 10,000 रुपये होता था तो रईस समझता था 10,000 रुपया है। आज 10,000 है तो गरीब समझता है। तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा पैसे का मूल्य गिरेगा। पहले 1 लाख जिसको पेमेंट मिलता था, सोच रहे हैं, या 20,000 भी अगर किसी को पेमेंट मिलता था तो लोग बोलता था बहुत पैसा कमाता है, और आज 20,000 मिलता है तो बोलता कुछ नहीं कमाता है। तो समय के साथ पैसे का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है, घट जाता है। तो यहाँ भी देखना है हम लोगों को, ये कैलकुलेट करना है कि समय के साथ अगर पैसे का मूल्य गिरता है तो जो पैसा मेरा 2016 में 1,30,000 है वो 2010 में कितना होगा। तो अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हो सकता है 90,000 हो सकता है 99,000 हो 1 लाख से कम ही होगा, या हो सकता है 1 ही लाख होगा। तो आपको प्रॉफिट कुल मिला के प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जो पैसा यहाँ पे है वो पैसा उतना ही बन जा रहा है सेम, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। या आप ये कर सकते हैं कि जो पैसा 2010 में 1 लाख था वो 2016 में कितना हुआ, तो इसका कैलकुलेट करके निकालिए, देखिए इससे ज़्यादा है कि इससे कम है। तो वही बात यहाँ पे ध्यान देना है। इसके लिए हम लोग निकालते हैं NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड है NPV आपका। यानी NPV किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से हम लोग को निकालना है, पैसे का आज का कीमत कितना है उससे रिलेटेड है, और वही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तीसरा क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म लोन बियर्स। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जीरो रेट। तो बताइए लॉन्ग टर्म लोन में कभी भी जीरो रेट तो हो नहीं सकता, इनमें से सभी कोई नहीं हो सकता है। परिवर्तन रेट नहीं होता, परिवर्तन रेट होता है डिवेंचर के ऊपर। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 10% डिवेंचर, तो डिवेंचर में 10% का मतलब क्या होता है, फिक्स। तो जितने लॉन्ग टर्म लोन होंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा कि भैया इतना आपको मिलेगा। फ्लेक्सिबल मतलब कभी 10% दे दिए, कभी 3% दे दिए, कभी 2% दे, कभी नहीं भी दिया। ऐसा करिएगा तो कोई पैसे नहीं देगा, कोई भैया उधार नहीं देगा। अगर अब बोलोगे तो बोलता कोई आदमी हमको उधार दे रहा है, हम बोले देखो जी जैसे होगा वैसे देंगे, कभी 5% देंगे, कभी 10% देंगे, कभी नहीं भी देंगे, कभी 30% भी देंगे, तो कोई लोन आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसको बोल दीजिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम हमको पैसा दो, हम तुमको 10% देंगे, फिक्स है 10%, तो फिक्स रेट होता है। तो याद रखिएगा लॉन्ग टर्म लोन में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स होता है। बोलता है फंड फ्लो, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, फंड का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, और फंड कहाँ पे इस्तेमाल होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड कहाँ इस्तेमाल होगा, तो कैश में इस्तेमाल नहीं होता है। करेंट एसेट्स में भी ये सब फंड नहीं निकलता, फंड इससे निकलता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। याद रखिएगा एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लायबिलिटी, यानी करेंट एसेट अगर ज़्यादा है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये जो आएगा ना इसी को फंड बोलते हैं। क्लियर, इसी को हम लोग बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या आप बोल सकते हैं नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो आएगा यहाँ पे इसको आप नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। कार्यशील पूंजी में शुद्ध वृद्धि और शुद्ध कमी। तो आप करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटी को फंड फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर दोगे तो आएगा नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंड। तो इसका आंसर डी होगा। बोलता है पेबैक पीरियड डील्स विथ, पेबैक पीरियड क्या होता है, सॉरी, क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना थोड़ा हाई किया है, आसान नहीं, पिछले साल से थोड़ा हाई कर दिया है क्वेश्चन का पैटर्न। पेबैक पीरियड बहुत ऐसा चीज़ है ना कि आप लोग ETP पढ़े भी होंगे, समझ में आने कहाँ से पढ़े थे, ये था कहाँ पे। तो पेबैक पीरियड आपको पढ़ना था, वही जो अभी पढ़ रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसी में पेबैक पीरियड है। पेबैक पीरियड में इस बात को तय करना, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था फिर भी डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था इसका इतना टफ जाने का। पेबैक पीरियड का मतलब होता है एक व्यक्ति अगर 1 लाख रुपया पूंजी लगाता है, ठीक से समझिएगा, 1 लाख रुपया हमने पूंजी लगाया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, और 1 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो बोल रहा है कि कितने समय में हम अपना पूंजी वापस कर लेंगे। अगर 1 लाख रुपया लगा के चाय दुकान खोले, तो चाय दुकान खोले तो कमाएंगे, तो कितना कमाएंगे, कितने समय में हम अपना पूंजी वापस कर लें। तो मान लीजिए कि पहला साल फर्स्ट ईयर आप कमाए 30,000 नेट प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में आप कमाए 40,000, थर्ड ईयर में कमाए 20,000, और फोर्थ ईयर में कमाए मान लो 50, 40, 20, चलो 30,000 कर देते हैं। तो बोलता है 1 लाख वसूल करने में कितना समय लगा। तो देखिए 1 लाख वसूल करने में कितना समय लगेगा,
तो 30,000 यहाँ वसूले, 40,000 यहाँ वसूले, 40 से 70 और 20 यहाँ 90 हो जाए, और इसमें 10,000 वसूलेंगे तो लगभग 3 साल कुछ महीना लगेगा। 3 साल तो पक्का लगा, और कुछ महीना और लगेगा इसमें 10,000 वसूलने के लिए। 30,000 है ना, तो 10,000 वसूलने के लिए कितना लगेगा? 3 साल तो ये फिक्स हो गया। और बताइए जी 12 महीना में 30,000, तो 10,000 में कितना महीना? तो 10,000 में 4 महीना, 4 तिया 12, 10 तिया 30 है ना। तो बताइए 3 साल 4 महीने में हम अपना पूंजी वापस कर लेंगे। ठीक से समझिएगा, 1 लाख जो हम पूंजी लगाए बिजनेस में, तो उसको वसूलने में कितना समय लगा? तो पहले में 30,000, दूसरे में 40,000 मान लो कमाए हैं ये, तो 30,000, 40, 70, 20, 90,000 वसूल हो गया। 10,000 और चाहिए, तो यहाँ 30,000 कमाए हैं, तो 30,000 12 महीना में ना कमाए हैं, तो 10,000 कमाने में कितना महीना लगेगा? अगर 30,000 कमाने में 12 महीना, तो 10,000 कमाने में कितना महीना? निकालो कैलकुलेट करके। कैसे निकालेंगे बताइए? 30,000 कमाने में 12 महीना लगता है, तो 12 से भागा दे दो, 1 महीना का निकल जाएगा। तो 10,000 कमाने में कितना महीना लगेगा? इस तरह से नहीं निकालिए, इसको इस तरह निकालिए। अमाउंट है 30,000, मन से 12, तो 10,000 में कितना? x इक्वल टू क्रॉस कर दीजिए, तो होता है 10,000 बटा 30,000। देखिए जो जिसके सामने का दिया रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 10,000 इंटू 12 कर दिया, जिसके नीचे का गायब रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो कितना कटेगा? 4 0 4 0, 3 चौके, तो 4 महीना, तो 4 महीना वही यहाँ लिखे। अब बताइए, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, कि कितने समय में आप अपने लगाए हुए पूंजी को वापस कर लेंगे। कितने समय में आप अपने लगाए हुए पैसे को वापस कर लेंगे, बिजनेस से वापस ले लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड क्या होता है ये पूछ रहा है कि किस में डील करता है पे बैक पीरियड? तो पे बैक पीरियड डील करता है इसमें, बताइए चारों में कौन होगा? पे बैक पीरियड का मतलब क्या बताए? जो पूंजी आपने लगाया वो कितने समय में आप अपना पूंजी वसूल लेते हैं, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, वसूली अवधि। तो बताइए इसमें वसूली अवधि कौन है? लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि नहीं, लाभ कमाने के लिए हमको थोड़ी है, हम लाभ कहाँ कमाएं, हम तो अपना पूंजी वसूल रहे हैं। देखिए विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट इन्वेस्टमेंट रिकवरी, जो आपने लगाया है उसकी रिकवरी। बिल्कुल ये सही है, यही आपका आंसर भी होगा कि जो आपने पैसा लगाया है वो कितने दिन में आप वापस कर लेंगे, उस अवधि को निकालने को हमको पे बैक पीरियड बोलते हैं। यानी पे बैक पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपना जो पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको कितना जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कितने समय में उसको रिकवर कर लेते हैं, ये हम लोग निकालेंगे पे बैक पीरियड के अंदर। कोई दिक्कत है? तो मीनिंग भी समझते जाइएगा। इसमें अगर कुछ पूछ दिया कि पे बैक पीरियड क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव खाली नहीं ना पढ़ना है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। कोई क्वेश्चन में कहोगे पूछ देगा कि पुनर्भुगतान अवधि से आप क्या समझते हैं, तो पुनर्भुगतान अवधि ऐसी अवधि होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने लगाए हुए पूंजी को, इन्वेस्टमेंट को, विनियोग को वसूल लेता है। कि अपने लगाए हुए पूंजी को वसूलने में जितनी अवधि लगती है उस अवधि को पे बैक पीरियड या पुनर्भुगतान अवधि कहते हैं। इसलिए हम हर ऑब्जेक्टिव में पूरा डिटेल समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कर रहे हैं और आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। हर चीज़ को पढ़िए क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। ऐसा नहीं, बहुत जगह पे देखते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो खाली 2 का B, 3 का C, 4 का D, इस तरह से करने से बच्चे को समझ कहाँ आ रहा है, बच्चा रट रहा है। और रटने से क्या हो रहा है जानते हैं? उसको एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ता है, दोबारा इसी को फिर सब्जेक्टिव में पढ़ेगा। कितना मेहनत कर रहा है, इसको एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा फिर सब्जेक्टिव पढ़ेगा। अरे भाई एक बार अगर पढ़ लेंगे कि ये होता क्या है, तो ऑब्जेक्टिव पूछे या सब्जेक्टिव पूछेगा हम लिख लेंगे। अगला है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है? देखिए नया नाम दिया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो ये हम लोग पढ़े थे ब्रेक इवन पॉइंट में। आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना था BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। पूछ देगा BEP क्या है? सम विच्छेद बिंदु। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दोनों बता दे रहे हैं, आप सुन के भी लिख लीजिएगा तो आपका नोट्स बन जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु ऐसा बिंदु है जहां किसी कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। फिर से सुनिएगा, ऐसा पॉइंट जहां पे किसी बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा किसी सामान का, वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। यही होगा, जितना मैं बनाए उतना ही मैं बेच रहे हैं। मतलब जो मेरा लागत है वो वसूल हो जाए, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो याद रखना, ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई कंपनी अपने लागत को वसूलती है, ना तो उसको प्रॉफिट होता है
और ना ही उसको लॉस होता है। आप सोचिए, अभी 1 लाख रुपये हम लगाए थे ना, तो मेरा 1 लाख कहाँ वसूल होगा? जहाँ वसूल हो जाएगा मेरा एक पूंजी, यानी जो हम पैसा इन्वेस्ट किए बिजनेस में, 1 लाख रुपये लगाए, अब हम 1,40,000 डिजिटल बोर्ड में लगाए, तो मेरा अगर जिस दिन 1,40,000 वसूल हो गया, वो पॉइंट मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ना हमको फ़ायदा हो रहा है ना घाटा। उसके बाद अगर हम कमाएंगे इससे तो मेरा प्रॉफिट बचेगा। अभी कोई बस खरीदा 50 लाख का, तो पहले बस तो वसूल ले, तो जिस दिन उसका 50 लाख वसूल हो गया उस दिन उसका ब्रेक इवन टच हो गया। उसके बाद अगर वो मेहनत करेगा और बस चलती रहेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किसी बिजनेसमैन को ब्रेक इवन के बाद ही होता है। ब्रेक इवन पहले टच करेगा, उसके बाद ही उसको प्रॉफिट दिखता है, उससे पहले प्रॉफिट नहीं दिखता है, क्योंकि उससे पहले तो उसमें 50,000 लगा, 50 लाख रुपये लगा है, उसको वसूल करने में टाइम लगता है। तो ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट है, एक हर प्रोडक्ट के लाइफ में, हर बिजनेसमैन के लाइफ में एक आता है कि जब हमारा लागत जो है वो बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, जहाँ किसी बिजनेस को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये हम एग्जांपल दिए कॉस्ट इक्वल टू सेल्स। वैसे आप ये लिखने की जरूरत नहीं है कॉस्ट इक्वल टू सेल्स, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे ना तो किसी बिजनेस को प्रॉफिट होता है और ना ही किसी बिजनेस को लॉस होता है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे इसमें, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है सेल, ध्यान दीजिएगा, सी कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, बी, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब बोलता है मार्केट डिमांड, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, तो ध्यान दीजिए मार्केट डिमांड को हम डिमांड फोरकास्टिंग बोलते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है बताइए, मांग की भविष्यवाणी क्या होता है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए एक जूता बनाने वाली कंपनी, उसको कैसे मालूम कि मेरा मार्केट में क्या प्रोडक्ट बिकेगा, उसको पहले बनाना पड़ता है। तो पहले अनुमान, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी का मतलब तो मांग का पूर्वानुमान इसको बोलते हैं। मांग का पूर्वानुमान, पहले अनुमान करना कि किसी प्रोडक्ट का मांग कितना है। एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी को कैसे मालूम कि कितना फ्रिज बिक जाएगा, वो पहले बना के लाता है या जब कस्टमर ऑर्डर देता है तब बनाता है। तो आप लोगों का जवाब हुआ पहले बना के लाता है। तो उसको कैसे मालूम कि कितना फ्रिज उसका बिक जाएगा, कितना उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा। इसका मतलब वो मार्केट में मांग जो डिमांड है उसका पहले से अनुमान लगाता है कितना प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। तो जो वो पहले से अनुमान लगाता है उसी को बोलते हैं पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब है कि मांग को पहले से अनुमानित करना कि कितना मेरा किसी प्रोडक्ट का मांग होगा, यानी किसी उत्पाद का मांग क्या है उसको पहले से अनुमान लगाना क्या कहलाता है, डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है, मांग का पूर्वानुमान कहलाता है। तो ये आंसर ए होगा, मांग का पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन है वेंचर कैपिटल व्यू वाज ओरिजिनेटेड इन, बताइए वेंचर कैपिटल कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वेंचर कैपिटल का शुरुआत कहाँ पे हुआ था। तो वेंचर कैपिटल का शुरुआत अमेरिका में हुआ था। वेंचर कैपिटल का शुरुआत क्या हुआ था, अमेरिका में। उद्यमी पूंजी, एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर्स जो होता है, एक उद्यमी जो होता है जो पूंजी लगाता है उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो वेंचर कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था अमेरिका में, याद रखना। वेंचर कैपिटल का, उद्यमी पूंजी का जो शुरुआत हुआ था। अब देखिए जैक मॉडल पेपर में भी क्या लिखा है, गलती सब जगह हो जाती है, पूंजो लिख दिया है, पूंजी की जगह पूंजो विचार उत्पन्न हुआ है, ये भी। तो यहाँ वेंचर कैपिटल व्यू वाज ओरिजिनेटेड इन अमेरिका, याद रखना। वेंचर कैपिटल जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था अमेरिका में हुआ था। आगे लिखा है कि व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें से किसको व्यावसायिक अवसरों के खोज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी डॉट 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 इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर जानते हैं। और कौन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्ड, कॉमन वर्ड कौन सा देखने को मिला होगा, मार्केटिंग नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है। प्रमोशन भी बहुत कम, ये तो हो ही नहीं सकता। एक वर्ड है इनोवेशन, जो हमेशा आप जब भी ईटीपी पढ़े होंगे तो हर चैप्टर में इनोवेशन मिला होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मेन काम ही इनोवेशन है, आविष्कार। तो बोलता है इनोवेशन इज डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इनोवेशन करेंगे तब ना डिस्कवर करेंगे। अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मार्केट में डिस्कवर करना चाहते हैं, व्यावसायिक अवसर तलाशना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए आपको कोई ना कोई इनोवेशन करना होगा, कोई नया चीज़ लेकर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। अब सिंपल से बता रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, बताइए एक नया चीज़ कोई लेकर आया है कि हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, डिजिटली बिजनेस करेंगे, अमेजन, कि हम सारा सामान ऑनलाइन बेचेंगे। एक नया आइडिया था। तो जब आप इनोवेट करोगे, कुछ नया आइडिया लेकर आओगे, तभी ना एक अपॉर्चुनिटी खुलेगा। देखिए आज मार्केट कहाँ पहुँच गया, कहाँ दुकान ऑफलाइन चलता था, सारा ख़त्म, ऑनलाइन हो गया सब।
तो एक आइडिया लेकर आया, पूरा बिजनेस को चेंज कर दिया। यानी बिजनेस को चेंज करने के लिए एक आइडिया जनरेशन बहुत ज़रूरी है, तो वो आइडिया जनरेशन कहलाता है इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है व्यावसायिक अवसरों के खोज के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी आविष्कार को व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लिखता है, प्लानिंग किसके लिए बनता है? प्लान किसके लिए बनता है? शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए। प्लान तो सबके लिए बनना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लान बनना चाहिए, मीडियम टर्म के लिए भी बनना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहिए। देखिए इधर कॉमा, इधर ब्रैकेट छोड़ के उधर दे दिया। प्लान जब भी बनेगा तो दोनों के लिए बनेगा, तीनों के लिए बनेगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म प्लान का जरूरत है, मीडियम टर्म प्लान का जरूरत है या लॉन्ग टर्म प्लान का जरूरत है। इसलिए प्लान हमेशा तीनों के लिए बनेगा। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट कौन बनाता है? इसमें प्रमोटर बनाता है, मैनेजर बनाता है और इंटरप्रेन्योर्स बनाता है, या सभी बनाता है? तो सभी ही बनाता है। प्रोजेक्ट सब लोग बनाएगा, इंटरप्रेन्योर भी अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, मैनेजर भी बनाएगा, प्रमोटर, सबका अपना अपना प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट जो है वो सारे लोग बनाएंगे। तो इसका डी आंसर होगा 11 का, कि प्रोजेक्ट प्रमोटर भी बनाता है, मैनेजर भी बनाता है और इंटरप्रेन्योर्स भी बनाता है। आइडियल करेंट रेशियो, अकाउंट्स पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि आइडियल करेंट रेशियो क्या होगा। करेंट रेशियो का आदर्श अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। करेंट रेशियो का 2:1। करेंट रेशियो बराबर क्या होता है? करेंट एसेट बटा करेंट लायबिलिटी, है ना। पूछ देगा कि चालू अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो चालू अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर कुछ नहीं जानते तो इतना लिख दीजिएगा, तो इतना ही से आप परिभाषा लिख सकते हैं। क्या होता है बताइए? करेंट रेशियो इक्वल टू चालू अनुपात बराबर क्या होता है? करेंट एसेट माइनस बटा करेंट लायबिलिटी। यानी चालू अनुपात बराबर होता है चालू संपत्ति, चालू अनुपात बराबर होता है चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व। अगर इसको परिभाषित करना हो तो क्या लिख सकते हैं? तो चालू अनुपात का अर्थ ऐसे अनुपात से है जो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के संबंध को बताता है। फिर से सुनिएगा, चालू अनुपात का अर्थ ऐसे अनुपात से है जो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के संबंध को बताता है। आप इतना भी लिखेंगे काम बन जाएगा। चालू अनुपात का अर्थ ऐसे अनुपात से है जो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच के संबंध को बताता है। करेंट रेशियो इज दैट रेशियो विच इज सो, या करेंट रेशियो रेफर्स टू दैट रेशियो विच शो द रिलेशन बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। यानी करेंट रेशियो मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन कहलाता है करेंट रेशियो। और आइडियल करेंट रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। आगे बोलता है लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व। लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में कौन सा शामिल होता है? ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? इसमें से कौन है जो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है? पहला लिखा है कि आप ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में मनोभाव को शामिल करते हैं, संचालन को शामिल करते हैं, अनुक्रिया को शामिल करते हैं, या इनमें से सभी। तो ज्ञान अर्जन का मतलब क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस मतलब सीखने का प्रोसेस। बताइए, अगर आपसे हम बात करते हैं तो कभी न कभी होता है कि आपसे हम कुछ सीख लेते हैं। हमसे आप बात कर रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो ज्ञान अर्जन प्रक्रिया है एक इंटरप्रेन्योर्स के अंदर होना चाहिए। इंटरप्रेन्योर्स मतलब उद्यमी, जहाँ कुछ गया वहाँ से कुछ सीखने वाला चीज़ है, सीख के आ गया। यानी हर जगह से कुछ ना कुछ सीख के आएगा। तो जो सीखने की प्रक्रिया उसके अंदर है वो कहाँ से आती है, किसके अंदर आती है? तो बोलते हैं मनोभाव के कारण होता है, संचालन के कारण होता है, भाई ये चलाने में मदद करेगा, रिस्पॉन्स के कारण होता है। बहुत जगह आप रिस्पॉन्स दीजिएगा तो सीख जाएगा कोई काम को, रिस्पॉन्स के कारण। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा। आगे बोलते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट है या साइंस है? ये तो बीएसटी पढ़ने वाले सारे बच्चे बताओगे कि मैनेजमेंट आर्ट भी और साइंस भी। इस क्वेश्चन का आंसर तो मार सकते हो। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ये तो एलेन का है। ये क्या है? प्रोफेसर एलेन का ये कथन है, प्रोफेसर एलेन का कहना है। एक परियोजना क्या होता है? एक प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट का मतलब क्लस्टर ऑफ एक्टिविटी होता है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? गतिविधियों का समूह, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़। एक परियोजना का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़, व्यक्ति मतलब योजनाओं का समूह या गतिविधियों का समूह। 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ओपनिंग स्टॉक इज
अगर ओपनिंग स्टॉक है किसी बिजनेस में तो उससे क्या हो रहा है, क्या सोर्स हो रहा है ओपनिंग स्टॉक से? बताइए, सोर्स का मतलब क्या पैसा आ रहा है जा रहा है? शुरू में स्टॉक है 40,000 का, भाई ओपनिंग अगर स्टॉक है तो उससे ना पैसा आएगा ना जाएगा। अगर हम परचेज करते सेल करते तो पैसा आता जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक से कोई फ्लो नहीं होगा। तो लिखो नो फ्लो ऑफ फंड, ओपनिंग स्टॉक से कोई फ्लो नहीं होगा फंड का, या क्लोजिंग स्टॉक बच जाने से कोई फ्लो नहीं होगा। तो या तो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उससे कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है, कभी भी ना पैसा आता है ना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चयन करते समय या चुनाव करते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? इसमें से कौन है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब किसी उत्पाद या सेवा का आप चुनाव करते हैं, किसी वस्तु या सेवा का चुनाव करते हैं, तो कौन इसमें है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? तो पहला, किसी सामान का चुनाव करते हैं, जैसे मान लिया हम चुने कि हमको जूता बनाना है, जूता बनाना है, जूता का बिजनेस करना है, तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? तो कंपटीशन ध्यान रखेंगे कि कितनी कंपनियां जूता के बिजनेस में है, कितने लोगों से मेरा कंपटीशन है। उत्पादन लागत, अच्छा देखो यहाँ हिंदी गलत, इंग्लिश गलत लिखा गया, प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उत्पादन लागत वो भी हम देखेंगे कि जूता बनाने में उत्पादन लागत पर क्या पड़ता है, लाभ की संभावना, प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ये भी देखेंगे। तो इनमें से सभी, क्योंकि तीनों चीज़ हमको देखना पड़ेगा अगर हम किसी सामान का चुनाव कर रहे हैं। जैसे हमको कार बनाना है, कार बनाने का बिजनेस करना है, तो हम तीनों चेक करेंगे ना, कंपटीशन कार में कैसा है, प्रोडक्शन का लागत क्या पड़ता है और प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो लाभ कितना कमा सकते हैं, उत्पादन का लागत कितना पड़ता है और कंपटीशन किस लेवल का है, ये तीनों चेक करेंगे और तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा उत्पाद का उत्पादन करना है, कौन सा सामान बनाना है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही होगा। आगे बोलता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन से देश के लिए अच्छा होगा, किस तरह के देश के लिए अच्छा होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक? मतलब लेबर से काम कराना कौन सा देश में अच्छा होगा? जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका, चाइना, इस जगह पे लेबर से काम कराना अच्छा रहेगा। विकसित देश याद रखिएगा सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम कराता है। बैकवर्ड कंट्री, बैकवर्ड मतलब एकदम पिछड़ा देश, जैसे आप नेपाल को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, पिछड़ा है, बैकवर्ड है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बैकवर्ड है, एकदम पिछड़ा है, उसके पास नहीं वैसी व्यवस्था है। क्या उस देश के लिए या नन ऑफ द अबव, किसी के लिए नहीं? तो याद रखिए जब ये तीनों हम टिक मारे हैं, इसका मतलब है भारत जैसे देश के लिए जो विकासशील देश होते हैं, भारत भी विकासशील देश है और बहुत सारे देश हैं जो डेवलपिंग कंट्री होता है, तो जितने विकासशील देश होते हैं उस जगह पे लेबर से काम कराना आसान पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से नहीं। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा काम लेबर से हो रहा है। विकासशील देश के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी वर्कर से काम कराना, लेबर से काम कराना, मशीन से नहीं। यहाँ मशीन से काम कराना ठीक बात नहीं है, यहाँ लेबर से काम कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जितने विकासशील कंट्री होते हैं, जितने विकासशील देश होते हैं, उस जगह पे लेबर से काम कराना आसान होता है और बढ़िया होता है, उपयोगी माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप लेबर से काम करा रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन, अगर प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन कर रहे हैं, किसी परियोजना का विस्तारीकरण कर रहे हैं यानी विस्तार कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा एक कंपनी है, एक जगह पे ब्रांच, हम उसको 3 जगह पे और कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांच को हम 3 जगह पे फैला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विस्तार करना, अपने व्यवसाय का विस्तार करना। तो अगर हम अपने बिजनेस को विस्तार कर रहे हैं, बड़ा फैला रहे हैं, तो बोलता है उसमें कौन मदद करेगा हमको? तो विद्यमान संसाधनों के अनुपूरण, सप्लीमेंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, कैप्चरिंग सप्लाई ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स और इन कैशिंग एडिशनल अपॉर्चुनिटी, देखिए ये मदद करेगा। अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त जो अवसर है उसका लाभ लेने का या लाभ उठाने का फ़ायदा मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए कॉमर्स पढ़ा हजारीबाग, यहाँ हजारीबाग में पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बरही में, बहुत सारे ऐसे बच्चे चतरा में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गिरिडीह में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो झारखंड के अन्य जिलों में कॉमर्स वर्ल्ड से पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड के दीवाने हैं, पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग से। तो क्या करें? तो कॉमर्स वर्ल्ड अगर अतिरिक्त बेनिफिट लेना चाहता है, जो हमारा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अवसर आ रहा है, उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हमको अपने बिजनेस को फैलाना होगा, अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो जितना अपने बिजनेस को फैलाएंगे, जितना अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उतना ही अवसरों का लाभ हम ले पाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि अगर आप अपने बिजनेस का विस्तारीकरण चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त अवसर जो मिल रहा है कि हमको चतरा में 50 कैंडिडेट मिल रहा है, उसका लाभ उठाने के लिए हम विस्तार करेंगे। यानी एक बिज़नेस अपने व्यवसाय का विस्तार इसलिए करता है ताकि वो वहाँ जो अतिरिक्त अवसर मिल रहा है उस अवसर का फ़ायदा ले सके। तो इसके लिए हम वो विस्तार करते, बाकी इन सब के लिए विस्तार नहीं करता है। हम क्रिटिकल सप्लाई इनपुट के लिए नहीं कि बहुत खतरनाक होगा उसको हम लोग लाएंगे, कुछ नहीं। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस का जो अवसर है कि चतरा में 50 बच्चे, कोडरमा में इतने बच्चे हैं, रामगढ़ में इतने बच्चे हैं, गिरिडीह में इतने बच्चे, उसका फ़ायदा हम ले सकें, उस अवसर का फ़ायदा ले सकें। इसके लिए हम अपने बिजनेस का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं।
बोलता है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये किसने स्टेटमेंट दिया है? तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का स्टेटमेंट जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने दिया था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब क्या है? ये अब के समय में मैनेजमेंट एक पेशा हो गया। क्वेश्चन पूछ देगा प्रबंध एक पेशा है, इस कथन का वर्णन करें। पेशा का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त करके और पैसा कमाता है। तो पहले लोग एमबीए करता था तो नौकरी करता था, एमबीए जैसे कर लिया नौकरी करने लगा। अब लोग एमबीए करके नौकरी नहीं करता, एमबीए करके खुद का ऑफिस खोलता है और बोलता है हमारे ऑफिस में ही जिसको काम करना है, हम अपने यहाँ काम करेंगे, बदले में पैसा लेंगे, तो उसको बोलते हैं पेशा, जहाँ विशेष ज्ञान प्राप्त करके पैसा कमाता है। तो मैनेजमेंट एक पेशा है, और ये कहना किसका है? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का कहना है। आगे बोलता है सब्सिडी क्या होता है? आर्थिक सहायता सरकार देती है ना, सब्सिडी। क्या होता है सब्सिडी? हम लोग जो टैक्स सरकार को देते हैं तो सरकार फिर हमको वापस करती है। हम लोग टैक्स देते हैं और सरकार हमें फिर से वो टैक्स वापस करती है, और किस नाम से वापस करती है? सब्सिडी के नाम से। तो देखिए वापस कहाँ है? कॉन्सेशन नहीं है, डिस्काउंट नहीं, पुनर्भुगतान, रीपेमेंट। हम लोग जो टैक्स दिए आज तक, हम लोग जो टैक्स पे किए सरकार को, वही टैक्स सरकार हमें वापस कर देती है, उसी को बोलते हैं सब्सिडी यानी रीपेमेंट। रीपेमेंट ही सरकार वापस करती है, तो इसी को सब्सिडी बोलिए, इसी को रीपेमेंट बोलिए। कोई दिक्कत है? जो हम दिए हैं, इसका मतलब सरकार अपने बाबूजी घर से नहीं देती है, और ना कोई ज़मीन बेच के दे रही। मोदी जी कोई ज़मीन बेच के हमको पैसा नहीं दे रहे हैं वापस। अगर हम लोगों को सब्सिडी मिल रहा है, गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिल रहा है, बाकी जगह पे सब्सिडी मिल रहा है अगर हम लोगों को, तो हमारा ही पैसा, जो हम लोग सामान खरीदे थे तो सरकार को टैक्स दिए। कोई गाड़ी खरीदा तो दिया, कोई कपड़ा खरीदा तो दिया, कोई किताब कॉपी खरीदा तो दिया, कोई भी सामान आप खरीदे तो सरकार को टैक्स दिए, और सरकार आपसे टैक्स वसूली, फिर आप ही को वापस कर देती। तो उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट। तो गवर्नमेंट अगर रीपेमेंट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडी। सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज डिपेंड्स ऑन, किसी व्यवसाय का चुनाव किस पर निर्भर करता है? किसी व्यवसाय का चुनाव किस पर निर्भर करता है? तो पहला लिखा है सोल ट्रेडिंग पर ना, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए साहसी के अधिकार पर, साहसी में कितना अधिकार है, यानी एक बिजनेसमैन में कितना अधिकार है, कितना हिम्मत है, कितना क्षमता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बिजनेस चुन सकता है। अगर हमारे अंदर हिम्मत है कि हम छोटा बिजनेस चलाएंगे तो हम सोल ट्रेड चुनेंगे। अगर हमारे अंदर हिम्मत है कि हम थोड़ा और बड़ा बिजनेस तो पार्टनरशिप चुनेंगे। अगर हमारे अंदर हिम्मत है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जितना हिम्मत होगा, जितना कलेजे में दम होगा, वैसा बिजनेस चुना जाएगा। तो व्यवसाय का चुनाव एक एंटरप्रेन्योर्स के हिम्मत पर डिपेंड करता है कि भैया अंदर बोलते हैं ना गुर्दे में कितना दम है, तो जितना गुर्दा में दम होगा वैसा बिजनेस वो चुनेगा। किसी के अंदर बहुत दम है, बहुत हिम्मत है, तो वो कंपनी शुरू कर देगा, फिर देखते हैं जो होगा होगा, कंपनी स्टार्ट करेगा। तो जिसके अंदर जितना ताकत होगा वो उस तरह का बिजनेस चुनेगा। तो एक बिजनेस का चुनाव करते समय राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत देखना होगा। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात क्या होना चाहिए? भारत सरकार एक गाइडलाइंस जारी करी है और बताई है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, ऋण क्षमता अनुपात है, 1.5:1 होना चाहिए। 1.5:1 होना चाहिए। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 1.5:1 होना चाहिए। लिखा निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? जब हम बाजार का असेसमेंट करते हैं, मार्केट का असेसमेंट करते हैं, तो कौन प्रभाव डालता है? तो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले फैक्टर्स कौन हैं? तो यहाँ डिमांड है। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में किस तरह की व्यवस्था है? वर्तमान उत्पादन व्यवस्था जो है वास्तव में किस तरह की व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था भी हमारे यहाँ चल रही है उत्पादन की? तो डायरेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम अभी यहाँ हमारे यहाँ चल रहा है। कौन सा सिस्टम चल रहा है? डायरेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम हमारे यहाँ अभी चल रहा है। बोलता है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज़ अ बर्डन। बताइए बाजार में खूब खर्चा करी सरकार, कंपनी खूब खर्चा करी तो उसका बोझ किस पर पड़ता है? इंडस्ट्री पर पड़ता है, बिजनेस पर पड़ता है, कंज्यूमर पर? अगर फाइनली देखा जाए तो कंज्यूमर पर पड़ता है। उसका बोझ किस पर पड़ रहा है? कंज्यूमर पर पड़ रहा है। या अगर आप देखें तो इसको तो ऑल ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। तो आप अगर देखें तो तीनों पर थोड़ा थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी एक को। लेकिन हम ये मानते हैं कि जितना भी मार्केटिंग होता है वो सारा खर्चा किससे वसूला जाता है? कंज्यूमर से वसूला जाता है। आप ऑल ऑफ दीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ दीज का सेंस ये होगा कि उससे थोड़ा बिजनेसमैन को भी नुकसान है, थोड़ा इंडस्ट्री को भी नुकसान है, थोड़ा कंज्यूमर को भी नुकसान है। लेकिन फाइनली जो सारा बोझ पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। स्थापना में आसान है। इसमें से कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको स्थापित करना आसान है? सब लोग पढ़े होंगे, सोल ट्रेड को स्थापित करना सबसे आसान है।
एकाकी व्यापार आसानी से स्थापित हो जाता है। अनेकाकी व्यापार को स्थापित करने के लिए ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय और ज़्यादा पूंजी और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में समय लगता है, कंपनी में समय लगता है, लेकिन एकाकी व्यापार ऐसा बिजनेस है, एकाकी व्यापार का मतलब होता है छोटा व्यापार, जहाँ एक आदमी पूंजी लगाएगा, एक ही आदमी बिजनेस को चलाएगा, एक ही आदमी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को लेगा। ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेड बोलते हैं। तो सोल ट्रेड को स्थापित करना आसान होता है। नेक्ट डिबेंचर क्या होता है? बोलता है नग्न ऋण पत्र होते हैं। नेक्ट डिबेंचर क्या होते हैं? तो नेक्ट डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं। नाम ही नग्न, नग्न मतलब नंगा भैया, और नंगा ऋण पत्र जो है असुरक्षित होता है, क्योंकि इसके पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होती, किसी भी तरह का सुरक्षा नहीं होता है। जैसे डिबेंचर जब बिकता है ना तो सिक्योर्ड बिकता है। सिक्योर्ड का मतलब है कंपनी जब हमसे 8 लाख रुपए का लोन या हमसे 8 लाख रुपए ली कर्ज, तो कंपनी 8 लाख रुपए के बराबर संपत्ति हमारे पास रख देगी। तो जितना पैसा कंपनी मार्केट से लेती है उतना रुपये का सिक्योरिटी कंपनी मार्केट में रख देती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। तो जब हम नेक्ट डिबेंचर की बात करते हैं तो नेक्ट डिबेंचर के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहता, कोई सुरक्षा नहीं रहती। अगर पैसा डूबेगा तो सारा डूब जाएगा इसका। व्यवसाय का ... भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। क्या क्या इसमें है जो व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है? साइज, लोकेशन, स्टडी। व्यवसाय का साइज, व्यवसाय का लोकेशन और व्यवसाय की स्टडी। तो व्यवसाय का साइज जो है ना वो भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। अगर व्यवसाय का साइज छोटा है तो आप पार्टनरशिप नहीं खोल सकते। व्यवसाय का साइज बहुत छोटा है तो सोल ट्रेड ठीक है। व्यवसाय का साइज थोड़ा बड़ा है तो पार्टनरशिप ठीक है, थोड़ा और बड़ा है तो दूसरी बिजनेस ठीक है। तो व्यवसाय का साइज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब छोटा सा गुमटी खोल के रखे और बोले हम कंपनी खोलेंगे सर, यार गुमटी में कंपनी नहीं चलता है, गुमटी में एकाकी व्यापार चलता है। तो व्यवसाय का साइज कैसा है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा चीज़ खोलोगे। कंपनी खोलोगे या पार्टनरशिप खोलोगे या सोल ट्रेड खोलोगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलोगे। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज़ क्या है, बड़ा कितना है। छोटा बिजनेस है सर, एक गुमटी खाली है और बोला कि हम कंपनी बना देंगे, इम्पॉसिबल है, तुम सोल ट्रेड में रहा भाई, तो तुम्हारे से कंपनी बनने वाला नहीं, क्योंकि छोटा सा गुमटी में कंपनी नहीं चलता है। तो आपके बिजनेस का साइज़ कैसा है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस छोटा होगा या बड़ा होगा। आगे बोलता है कि शुद्ध नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल आप लोग जानते हैं WC, वर्किंग कैपिटल बड़ा होता है CA माइनस CL। ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, CA माइनस CL, CA, ये देखो फर्स्ट वाला CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है CA माइनस CL। ये आप लोग पढ़े हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच जो अंतर होगा उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बोलता है IDBI कब स्थापित हुआ था? IDBI कब स्थापित हुआ? तो 1964 में हुआ है। कब हुआ है? 1964 में IDBI स्थापित हुआ है। बोलता है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब फिक्स कॉस्ट कब बढ़ेगा? अस्थायी लागत कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट का मतलब समझेगा, अच्छे से समझेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ रेंट है, मान लो हम 10,000 रुपये रेंट देते हैं या 12,000 रेंट देते हैं। अगर हम 12,000 रुपये रेंट देते हैं, ये मेरा फिक्स कॉस्ट है, मतलब लगेगा ही लगेगा, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं 12,000 रुपये लगेगा। अगर हम 12,000 रेंट दे के दिन भर में एक बैच पढ़ाएं तो जानते हैं मेरा एक बैच में रेंट का खर्चा कितना आएगा? अगर एक ही बैच पढ़ाएंगे महीने भर तो एक बैच का मेरा रेंट का खर्चा 12,000 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 12 महीने में 12,000 देते हैं, 12,000 देते हैं तो एक महीने में हम 12 बैच पढ़ाते हैं, मतलब 12 घंटा लगातार महीने भर पढ़ाते रहते हैं। तो अगर हम पूरे महीने 12 बैच पढ़ा रहे हैं और 12,000 दे रहे हैं तो एक बैच का मेरा रेंट कितना पड़ेगा? एक महीने का 1,000। अगर हम 12 के जगह पे मान लीजिए कि 2400 घंटा मेरा बैच चले, तब क्या होगा? तो इसका मतलब मेरा एक बैच का कितना कॉस्ट पड़ेगा? 500 दे दीजिए। उत्पादन जितना बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन जितना बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट उतना ही घटेगा। उत्पादन जितना बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट उतना ही घटेगा, और उत्पादन जितना घटेगा फिक्स कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। बताइए, अगर हम एक ही बैच लेते हैं तो सीधा 12,000 पड़ जाता। तो यही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि फिक्स कॉस्ट कब बढ़ेगा? तो भैया जब उत्पादन घटेगा। उत्पादन कम करोगे तो फिक्स खर्चा ज़्यादा लगेगा। अब बताइए, एक वर्कर रखे हैं, 3 को स्टाफ रखे हैं, अब मिठाई दिन भर में कम बनाते हैं, बहुत कम महीने भर में मिठाई बनाते हैं, तो आपका जो सैलरी है ना वो महंगा पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट तब बढ़ेगा जब उत्पादन घटेगा। पूछेगा कि फिक्स कॉस्ट कब घटेगा? तो जब उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट घट जाएगा। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है, अस्थायी लागत ऐसी लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने और घटने से जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अस्थायी लागत ऐसी लागत होती है जिसका उत्पादन बढ़ने और घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
आगे लिखा है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा कंपनियों को एक साथ मिलना। जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं एकीकरण का, कि वोडाफोन और आइडिया 2 कंपनी थी, दोनों मिलकर VI बना दिया, ये एकीकरण है। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं या इसको अमालगमेशन बोलते हैं, एक साथ मिलना। तो जब दो समान नेचर की कंपनियां, दो समान नेचर की कंपनियां जब आपस में मिल जाती है और मिल के किसी नए बिजनेस का प्रारंभ करती है, तो ऐसे केस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक बिजनेस वोडाफोन था, आप सब जानते हैं, और एक आइडिया था, दोनों अपना बिजनेस बंद कर दिया और नया कंपनी बना दिया VI, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलना। ध्यान दीजिएगा, देखिए आंतरिक मिलना नहीं, एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली, बोलता है आंतरिक एवं बाह्य विस्तार, बाह्य विस्तार ठीक है इसका। 34 का क्या होगा, B। अच्छा बताइए, ये वोडाफोन अपना धंधा चला रहा था और आइडिया अपना, तो ये जब इसके साथ मिला तो वोडाफोन का बाहर विस्तार हुआ है, अंदर विस्तार हुआ है, बाहर हुआ है। वो एक कंपनी, हम जैसे कॉमर्स वर्ल्ड यहाँ चल रहा है, एक और ट्यूशन के साथ हम टाई अप होते हैं, हम लोग मिल जाते हैं, तो मेरा बाहर ना फैलेगा, अंदर में क्या फैलेगा, अंदर जो है सो है। तो याद रखिएगा, ये बाहर विस्तार करता है, बाह्य विस्तार करता है। यानी अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस और बाहर फैलेगा, अंदर नहीं फैला। अंदर जो वोडाफोन था सो था, लेकिन हम अगर आइडिया के साथ आ गए तो जो आइडिया वाला कस्टमर था वो भी मेरे पास आ गया, तो मेरा बिजनेस बाहर फैला। इसको बोलते हैं बाह्य विस्तार। और एक अच्छे ब्रांड में क्या विशेषता होनी चाहिए, तो अच्छा नाम भी, शॉर्ट नाम होना चाहिए, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, सब विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे ब्रांड के अंदर सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये हम लोग 35 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए बच्चा लोग। अगर आप सही से देखेंगे तो 35 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अगर 2 बार देखा जाए, 1 या 2 बार, तो आपका कमांड हो जाएगा। और बहुत सारा सब्जेक्टिव भी, चूँकि हम कोशिश किए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको यहाँ बताते चले जाएँ। इसके लिए वीडियो लंबा बना, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से देखिए पूरा।